नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरओआर से रिलेटेड टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और इस टेस्ट सीरीज से आज हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टेस्ट सीरीज से 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार हम लोग 50-50 क्वेश्चन करके इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। ओके। और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी पीसीएस और आरओआर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके। तो हम लोग टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक डाल दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को मिल सके। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए 97वां, ऑप्शन बी है 60वां, ऑप्शन सी है 75वां और ऑप्शन डी है 80वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यह एक रैंकिंग प्रणाली है जो विश्व के सभी पासपोर्ट का मूल्यांकन उन यात्रा स्थल की संख्या के आधार पर करती है जहां उनके धारक पूर्व वीजा की आवश्यकता के बिना पहुंच सकते हैं। ओके। ये रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है। इसे वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार फॉरम हेनले एंड पैटर्न्स द्वारा संकलित और प्रकाशित किया जाता है। इसकी शुरुआत जो है वो वर्ष 2006 से शुरू हुई थी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की शुरुआत वर्ष 2006 से शुरू हुई थी। ओके। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जनवरी 2024 में जारी किया गया था और भारत ने 62 गंतव्यों तथा वीजा मुक्त पहुंच के साथ 80वां स्थान हासिल किया है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सैमली मंदिर परियोजना का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया गया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। सैमले मंदिर परियोजना इसका फुल फॉर्म है समलेश्वरी मंदिर क्षेत्र प्रबंधन और स्थानीय आर्थिक पहल। सैमले मंदिर परियोजना की शुरुआत उड़ीसा राज्य द्वारा की गई है। तो इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे तेंजिंग नार्गो राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है सविता कंसवाल, ऑप्शन बी है प्रभा आत्रे, ऑप्शन सी है बेल्ले मुनप्पा हेंगड़े, ऑप्शन डी है उषा बरले। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वर्गीय सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नार्गो साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। तो इस प्रकार ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। जलवायु सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन 12 जनवरी 2024 को मुंबई यानी महाराष्ट्र में किया गया है। तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। जलवायु सम्मेलन 2024 का जो विषय है वो डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया है। इसका आयोजन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा किया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है। युवा निधि योजना शुरू की गई? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश द्वारा, ऑप्शन बी है तेलंगाना द्वारा, ऑप्शन सी है केरल द्वारा और ऑप्शन डी है कर्नाटक द्वारा। युवा निधि योजना कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। इसे स्वामी विवेकानंद की जयंती पर शुरू किया गया है। यह योजना केवल उन स्नातकों और डिप्लोमा धारकों के लिए लागू किया है जिसका अधिवास जो है वो कर्नाटक है। ओके। और कर्नाटक राज्य ने युवा निधि योजना की शुरुआत की है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट एक पहल है। ऑप्शन ए यस बैंक की, ऑप्शन बी है आईडीबीआई बैंक की, ऑप्शन सी है भारतीय स्टेट बैंक की और ऑप्शन डी है एक्सिस बैंक की। भारतीय स्टेट बैंक ने पर्यावरण अनुकूल पहलों और परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए धन जुटाने हेतु एसबीआई ग्रीन रूबी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है जिसे भारत में हरित वृत्त पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। रूप ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट जो है भारतीय स्टेट बैंक की एक पहल है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आयुथाया अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है थाईलैंड। भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय अभ्यासों को आयुथाया नाम दिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ जो है वो अजय या अपराजय। यह दोनों देशों के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। आयुथाया अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था?
ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है फरीदाबाद, ऑप्शन सी है गुड़गांव और ऑप्शन डी है पुणे। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 17 से 20 जनवरी 2024 तक फरीदाबाद में आयोजित किया गया है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग संस्था के क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 9वां संस्करण था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? ऑप्शन ए केप वर्दे, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है कोमोरोस। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केप वर्दे को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। अब केप वर्दे मॉरिशस तथा अल्जीरिया के साथ WHO अफ्रीकी क्षेत्र में मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला तीसरा देश बन गया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने अपना 75वां स्थापना दिवस कब मनाया? ऑप्शन ए है 15 जनवरी 2024, ऑप्शन बी है 18 जनवरी 2024, ऑप्शन सी है 23 जनवरी 2024 और ऑप्शन डी है 24 जनवरी 2024। 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। इस दिन को उत्तर प्रदेश दिवस या यूपी दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ओके। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में संविद गुरुकुलम गर्ल सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है प्रयागराज। 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मथुरा के वृंदावन में संविद गुरुकुलम गर्ल सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यह मथुरा में गर्ल सैनिक स्कूल खोला गया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी सावित्री बाई फुले और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। पराक्रम दिवस स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। जनवरी 2024 में केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान को सम्मानित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 की घोषणा की है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए कर्नाटक द्वारा, ऑप्शन बी केरल द्वारा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश द्वारा और ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर द्वारा। के स्मार्ट ऐप जो है वो हाल ही में केरल सरकार ने के स्मार्ट एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसका फुल फॉर्म जो है वो केरल सोल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके। जो त्रिस्तरीय स्थानीय स्वास्थ्य सरकारी संस्थानों की सभी सेवाओं को एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएगा। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। के स्मार्ट ऐप लॉन्च जो है वो केरल द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है यह प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा कथन है विश्व हिंदी सचिवालय फिजी में स्थित है। नीचे दिए गए गुण का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी है एक और दो दोनों, ऑप्शन सी है केवल दो और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। विश्व हिंदी दिवस यह प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके। विश्व हिंदी दिवस का सचिवालय जो है वो पोर्ट लुइस यानी मॉरिशस में स्थित है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। ये विश्व हिंदी सचिवालय जो है वो फिज में नहीं बल्कि पोर्ट लुइस मॉरिशस में स्थित है। ओके। तो इसमें केवल एक इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन अमृत संबंधित है। ऑप्शन ए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग में कमी लाने से, ऑप्शन बी है आर्द्र भूमियों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने से, ऑप्शन सी है एंटीबायोटिक के अधिक प्रयोग पर अंकुश लगाने से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। केरल के औषधि नियंत्रण विभाग ने एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। ऑपरेशन अमृत जो है वो केरल के औषध नियंत्रण विभाग ने एंटीबायोटिक के अधिक उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए किया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में पहली सूबेदार बन गई है? ऑप्शन ए प्रीति रजक, ऑप्शन बी माधुरी कनिटकर और ऑप्शन सी है शीला एस मथाई और ऑप्शन डी है प्रेरणा देवस्थली। 28 जनवरी को प्रीति रजक भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बन गई है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? पहला वैजयंती माला बाली, दूसरे हैं कोनी डेला चिरंजीव, तीसरे हैं बिंदेश्वर पाठक, चौथे हैं पद्मा सुब्रमण्यम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए है केवल 1 और 4, ऑप्शन बी है केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। पद्म पुरस्कार यह देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में से एक है जो 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किया जाता है। ओके। और 2024 में 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। पहले हैं सुश्री वैजयंती माला बाली, और दूसरे हैं श्री कोनिडेला चिरंजीवी, और तीसरे हैं एम वेंकैया नायडू, चौथे हैं विंदेश्वर पाठक और पांचवें हैं पद्मा सुब्रमण्यम। तो इस प्रकार इसमें चारों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ओके, तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंजर अभ्यास भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास है? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी है किर्गिस्तान, ऑप्शन सी है वियतनाम और ऑप्शन डी है रूस। अभ्यास खंजर जो है वो भारत और किर्गिस्तान के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, खंजर अभ्यास जो है वो भारत और किर्गिस्तान के बीच एक संयुक्त बल अभ्यास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कच्ची खरेक को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है या संबंधित है? ऑप्शन है राजस्थान से, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश से, ऑप्शन सी है गुजरात से और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश से। कच्छ की खजूर की देसी किस्म कच्ची खरेक भारत के पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक से भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग पाने वाला गुजरात का दूसरा फल बन गया है। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कच्ची खरेक जो है वो गुजरात से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 20 जनवरी को, ऑप्शन बी है 23 जनवरी को, ऑप्शन सी है 12 जनवरी को और ऑप्शन डी है 15 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है रघुराम राजन, ऑप्शन बी है अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन सी है गिरीश मुर्मू और ऑप्शन डी है राजीव कुमार। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बैंक ने 100 डेज 100 पेज अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी है पंजाब नेशनल बैंक और ऑप्शन डी है यस बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने 100 दिनों के भीतर प्रत्येक जिले में प्रत्येक बैंक के शीर्ष 100 दावा न किए गए जमाओं का पता लगाने और उनका समाधान करने के लिए 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 100 डेज और 100 पे अभियान जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया यानी आरबीआई द्वारा किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2024 में फेलिक्स त्सेस्केदी को राष्ट्रपति चुना गया है। ऑप्शन है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का, ऑप्शन बी है अंगोला का, ऑप्शन सी है घना का और ऑप्शन डी है नाइजीरिया का। फेलिक्स त्सेस्केदी को विवादित दिसंबर चुनाव के बाद कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जनवरी 2024 को निम्नलिखित में से कौन सा देश भूकंप से प्रभावित हुआ था? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है क्यूबा। 7.6 तीव्रता के भूकंप के कारण जापान के पश्चिमी तट और पास के दक्षिण कोरिया में 1 मीटर ऊंची लहरें उठी। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 1 जनवरी 2024 को जापान जो है वो भूकंप से प्रभावित हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कृषि विज्ञान में एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए भानु झा, ऑप्शन बी है प्रशांत मेहता और ऑप्शन सी है राज किशोर सिंह और ऑप्शन डी है बी आर कंबोज। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी आर कंबोज को कृषि विज्ञान के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राष्ट्र ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्र प्रतीक घोषित किया है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी है कजाकिस्तान, ऑप्शन सी है तजाकिस्तान और ऑप्शन डी है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान ने आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुए को अपना राष्ट्र प्रतीक घोषित किया है जो संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हिम तेंदुए को कजाकिस्तान ने अपना राष्ट्रपति घोषित किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। ऑप्शन ए कक्षा 7 से 12 तक, ऑप्शन बी है कक्षा 1 से 5 तक, और ऑप्शन सी है कक्षा 9 से 12 तक, और ऑप्शन डी है कक्षा 6 से 9 तक। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य सभी प्रतिभागियों को एक सार्थक, अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करना है, जिससे उन्हें नेतृत्व गुणों के साथ सशक्त बनाया जा सके। ओके, प्रेरणा जो है वो कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के चयनित छात्रों के लिए साप्ताहिक आवासीय कार्यक्रम है। यह सर्वोच्च श्रेणी की तकनीक वाले छात्रों के लिए एक अनुभवात्मक और प्रेरणादायक शिक्षण कार्यक्रम है। ओके, तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा शिक्षा कार्यक्रम जो शुरू किया वो कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शिक्षण संस्थाओं में आयुर्वेदिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है आयुर्वेद में नई दवाओं का विकास करना, ऑप्शन सी है आयुर्वेदिक पर्यटन को बढ़ावा देना, और ऑप्शन डी है आधुनिक चिकित्सा में पारंपरिक चिकित्सकों को प्रशिक्षित करना। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य जो है वो देश भर के आयुर्वेदिक शैक्षणिक संस्थानों या अस्पतालों के आपसी सहयोग से आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में मजबूत नवदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यह कार्यक्रम जो है वो शिक्षण संस्थाओं ने आयुर्वेदिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बखीरा पक्षी अभयारण्य में फ्लोटिंग सोलर प्लांट की प्रस्तावित क्षमता क्या है? ऑप्शन है 20 मेगावाट, ऑप्शन बी है 30 मेगावाट, ऑप्शन सी है 40 मेगावाट, और ऑप्शन डी है 50 मेगावाट। उत्तर प्रदेश सरकार पूर्वी यूरोप में बखीरा पक्षी अभयारण्य में 50 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित करेगी। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो 50 मेगावाट स्थापित करेगी बखीरा पक्षी अभयारण्य में। ओके, उत्तर प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्त सिंधु शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया था। ऑप्शन है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी है यजुर्वेद में, ऑप्शन सी है सामवेद में, और ऑप्शन डी है अथर्ववेद में। सप्त सिंधु जो 7 नदियों की भूमि है। ओके, सप्त सिंधु का प्रयोग सर्वप्रथम उल्लेखित ऋग्वेद में किया गया था। सप्त सिंधु में सिंधु और सरस्वती के साथ पंजाब की 5 नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज शामिल है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, और दूसरा कथन है श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। जैन धर्म के 3 सिद्धांत जिन्हें त्रिरत्न भी कहा जाता है वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान जो है वो ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है और कहता है कि विश्व का निर्माता कोई नहीं है, सभी वस्तुओं में एक आत्मा होती है। तो इस प्रकार जो एक कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, सम्यक आचरण का तात्पर्य 5 महान प्रतिज्ञाओं के पालन से है। वो है जीवन को क्षति पहुंचाने के लिए नहीं, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना अर्जित करना, अनैतिक तरीके से जीवन ना जीना। ओके, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक गंगा घाट में भयंकर अकाल पड़ा। भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में कई जैन भिक्षुक कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में आए, जिन्हें दिगंबर के रूप में जाना जाता था। जो लोग उत्तर भारत में गए उनका नेतृत्व अस्तुलबाहु नामक एक भिक्षुक ने किया, जिन्होंने श्वेतांबर के नाम से जाने जाने वाले भिक्षुकों के लिए आचार संहिता बदल दी। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इस प्रकार 1 और 2 दोनों सही है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध परिषदों के निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए और उन्हें इन परिषदों के आयोजन के कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है राजगिरी, दूसरा है पाटिलपुत्र, तीसरा है वैशाली और चौथा है कश्मीर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन है 1 4 2 3, ऑप्शन बी है 1 3 2 4, और ऑप्शन सी है 2 3 1 4, और ऑप्शन डी है 2 1 3 4। प्रथम बौद्ध संगीत जो है वो राजगिरी में आयोजित किया गया था वर्ष 483 ईसा पूर्व में। ओके, ईसा पूर्व में। दूसरा बौद्ध परिषद जो है वो वर्ष
383 में वैशाली में 383 में वैशाली में आयोजित किया गया था। 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। ओके। तीसरा बौद्ध संगीत जो है वो 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। ओके। और चौथा बौद्ध संगीत जो है वो 72 ईस्वी में कश्मीर में आयोजित किया गया था। ओके। तो इस प्रकार इसमें 1 3 2 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए सिमुक, ऑप्शन बी है श्री सतकर्णी, ऑप्शन सी है कृष्ण और ऑप्शन डी है हाल। मौर्यों के पतन के बाद दक्कन में सातवाहन ने अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया, जिसका शासनकाल लगभग 450 वर्ष तक चला। ओके। सातवाहन वंश का संस्थापक जो था वो सिमुक था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। सातवाहन वंश का संस्थापक जो था वो सिमुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है यह भारतीय और ग्रेको रोमन तत्वों का मिश्रण था। दूसरा कथन है गंधार कला का मुख्य विषय महायानवाद था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो और ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। गंधार कला, इसकी उत्पत्ति इंडो ग्रीक शासकों के शासनकाल के दौरान हुई थी, लेकिन इस कला विद्यालय के वास्तविक संरक्षक शक और कुषाण विशेषकर कनिष्क थे। गंधार कला भारतीय और ग्रेको रोमन तत्वों का मिश्रण है। तो इस प्रकार इसमें पहला कथन जो है वो सही हो जाएगा। ओके। गंधार कला की मुख्य विशेषताओं में से बौद्ध धर्म के नए रूप का मुख्य विषय जो था वो महायानवाद था और वो बुद्ध की छवि का विकास था। ओके। तो इस प्रकार इसमें दूसरा जो कथन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी फायान, ऑप्शन सी है वेनसांग, ऑप्शन डी प्लीनी। हर्ष और उसके समय के इतिहास का पता लगाने के मुख्य स्रोत बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्ष चरित्र और हेनसांग के यात्रा वृत्तांत है। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। हर्षवर्धन के समय में जो भारत आया था वो हेनसांग था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पल्लव शासकों में कौन समुद्रगुप्त द्वारा पराजित हुआ था। ऑप्शन है विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी है शिव स्कंद वर्मन, ऑप्शन सी है सिंह विष्णु और ऑप्शन डी है नरसिंह वर्मन प्रथम। पल्लव शासक, इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक विष्णुगुप्त था, जिसे समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण भारतीय अभियान के दौरान हराया था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। समुद्रगुप्त द्वारा पराजित जो हुआ था वो विष्णुगुप्त था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरोबुदूर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन है चोल शासकों द्वारा, ऑप्शन बी है पल्लव शासकों द्वारा, ऑप्शन सी है शैलेंद्र शासकों द्वारा और ऑप्शन डी है अहोम शासकों द्वारा। 9वीं शताब्दी तक जावा शैलेंद्र साम्राज्य का भाग बना रहा, बाद में यह स्वतंत्र साम्राज्य बन गया। जावा ने बोरोबुदन मंदिर सहित शैलेंद्र शासक के तहत कला में महानता और वैभव प्राप्त किया। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। बोरोबुदन मंदिर का निर्माण जो है वो शैलेंद्र शासकों द्वारा किया गया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी है कुमारगुप्त, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी था। ओके। उसके शासनकाल को सामान्य, शांति और समृद्धि द्वारा चिन्हित किया गया था। कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी, जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति की संस्था के रूप में उभरी। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला जो रखी है वो कुमारगुप्त ने रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पूरा पाषाणिक स्थल और स्थान। ऑप्शन ए भीमबेटका मध्य भारत, ऑप्शन बी है आदमगढ़ की पहाड़ी नर्मदा घाटी, ऑप्शन सी है पोटवार पठार दक्षिण भारत और ऑप्शन डी है सोन घाटी उत्तर पश्चिम भारत। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है यह ज्ञात करना है। जो पोटवार पठार है वो उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है, ना कि दक्षिण भारत में। ओके। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटुर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है राष्ट्रकूटुर साम्राज्य की स्थापना दंत दुर्ग ने की थी। दूसरा कथन है राष्ट्रकूटुरों के शासन के दौरान अल मसूदी ने भारत का दौरा किया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंत दुर्ग ने की थी, जिसने आधुनिक सोलारपुर के निकट मानखेत या मालखेड़ में अपनी राजधानी स्थापित की। तो इस प्रकार इसमें जो कथन है वो सही हो जाएगा। ओके। अल मसूदी ने राष्ट्रकूटों के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। ओके। तो इसमें एक और दो दोनों सही, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जजिया दिल्ली की सुल्तान बनी? ऑप्शन ए 1234 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1235 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1236 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1237 ईस्वी में। रजिया जो है वो 1236 ईस्वी में दिल्ली की सुल्तान बनी और वो ये 1239 ईस्वी तक शासन की थी। ओके, तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दिल्ली सल्तनत में सरकारी अधिकारी और संबंधित कार्य। ऑप्शन ए अश्वतार घुड़सवार, ऑप्शन बी है खुद व्यापारी, ऑप्शन सी है सहाना मंडी नियंत्रक अधिकारी और ऑप्शन डी है आमिल भू राजस्व संग्रहकर्ता। दिल्ली सल्तनत में खुद नामक अधिकारी का कोई जिक्र नहीं हुआ, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, व्यापारी से जो संबंधित कार्य है वो मुकद्दम का कार्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से लिखी गई तुजुक ए बाबरी की भाषा थी? ऑप्शन ए है फारसी, ऑप्शन बी है तुर्की, ऑप्शन सी है अरबी और ऑप्शन डी है उर्दू। तुजुक ए बाबरी मूल रूप से बाबर द्वारा अपनी मातृभाषा तुर्की में अवकाश के दौरान लिखाई गई थी, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तुजुक ए बाबरी का 4 बार फारसी में अनुवाद हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में गज ए सिकंदरी पद का तात्पर्य है? ऑप्शन ए भूमि मापन पैमाना, ऑप्शन बी है कपड़ा मापन पैमाना, ऑप्शन सी कृषि कर और ऑप्शन डी है अनुदित फारसी रचनाएं। लोदी वंश का सबसे महत्वपूर्ण सुल्तान सिकंदर लोदी था। उसने गज ए सिकंदरी नामक एक नया भूमि मापन पैमाना स्थापित किया जो मुगल काल तक प्रचलित रहा, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, गज ए सिकंदरी जो है वो भूमि मापन पैमाना से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेजिडेंट्स की नियुक्ति की और दूसरा कथन है, कंपनी नियमित रूप से अज्ञात क्षेत्रों पर सीधे सैन्य आक्रमण करती थी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। कंपनी ने शायद ही कभी अज्ञात क्षेत्र पर सीधा सैन्य आक्रमण किया, इसके बजाय उसने भारतीय साम्राज्य पर कब्जा करने से पहले अपने प्रभाव बढ़ाने के लिए कई तरीके के राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक तरीकों का इस्तेमाल करती थी, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। ओके, बक्सर का युद्ध 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेजिडेंट की नियुक्ति की। ओके, तो इस प्रकार इसमें जो पहला कथन है वो सही हो जाएगा, तो इसमें एक केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 1792 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1799 में, ऑप्शन सी है 1805 में और ऑप्शन डी है 1822 में। महलवाड़ी बंदोबस्त जो है वो 1822 में शुरू की गई थी, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु द्वारा, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर द्वारा, ऑप्शन सी है ज्योतिराव फूले द्वारा और ऑप्शन डी है ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा। आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर या पेरियार ने वर्ष 1925 में अस्पृश्यता से लड़ने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की थी, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आत्मसम्मान आंदोलन जो है वो ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से लौटकर आने के समय महात्मा गांधी की आयु थी? ऑप्शन ए 41, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है 52 और ऑप्शन डी है 56। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और वो 46 वर्ष की आयु में वे वर्ष 1915 में वे दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से भारत आ गए थे, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक का आरक्षित नकदी निधि अनुपात CRR निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ऑप्शन बी है स्वयं वाणिज्य बैंक द्वारा, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय द्वारा और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आरक्षित नकदी निधि अनुपात जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जमा या डिपॉजिट का एक निश्चित प्रतिशत तय करता है, जिसे प्रत्येक बैंक को रिजर्व के रूप में रखना चाहिए। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि कोई भी बैंक अधिक ऋण ना दे। यह एक विधिक आवश्यकता है कि बैंकों पर बाध्यकारी है। इसे आवश्यक आरक्षित अनुपात या आरक्षित नकदी निधि अनुपात कहा जाता है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आरक्षित नकदी निधि अनुपात जो है वो भारतीय रिजर्व द्वारा निर्धारित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, आय में वृद्धि से मुद्रा की मांग में वृद्धि होगी। ऑप्शन दूसरा कथन है, ऊंची ब्याज दरों पर मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। यद्यपि विनिमय हेतु मुद्रा की आवश्यकता होती है, विनिमय का मूल्य यह निर्धारित करेगा कि लोग कितना पैसा रखना चाहेंगे। विनिमय की मात्रा जितनी बढ़ेगी, मुद्रा की मांग की मात्रा भी उतनी अधिक होगी। चूंकि किए जाने वाले विनिमय की मात्रा आय पर निर्भर करती है, आय में वृद्धि से मुद्रा की मांग में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके। लोग कितनी मुद्रा अपने पास रखते हैं या ब्याज दर पर भी निर्भर करती है। विशेष रूप से जब ब्याज दर बढ़ती है तो लोगों की मुद्रा रखने में रुचि कम हो जाती है, क्योंकि मुद्रा रखने का अर्थ कम ब्याज कमाने वाली जमा राशि रखना है, और इस प्रकार कम ब्याज प्राप्त होता है। इसलिए उच्च ब्याज दर पर मुद्रा की मांग कम हो जाती है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। उच्च ब्याज दर पर मुद्रा की मांग कम हो जाती है, ना कि बढ़ती है। ओके। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। आज के लिए इतना ही, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज से लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया है। इस वीडियो को पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ओके, थैंक यू सो मच।